मतदाता एक प्रकार से विद्रोह की मुद्रा में है। जो राजनीतिक मॉडल था जो इन दोनों दलों ने उत्तर प्रदेश में लागू किया, वो स्पष्ट था कि जातीय आधार के ऊपर समाज को बांटना, एक वर्ग विशेष का वर्चस्व बनाकर रखना, उसके साथ अपना राजनीतिक आइडेंटिफिकेशन करना और उसी आधार के ऊपर उस समीकरण बनाकर चुनाव लड़ लेना, उसका एक स्वाभाविक अंक ये भी रहता था कि समाज में केवल एक दो वर्ग ऐसे होते थे, सपा की राज हो या बसपा का राज हो, जिनको प्रमुख स्थान मिलता था और शासन तंत्र से बाकियों को अलग कर दिया जाता था। और ये मॉडल बार बार चलता रहा। सरकारी नियुक्तियों में, सत्ता के ढांचे में यही फॉर्मूला लागू होता था। और इसके साथ साथ एक और विषय जुड़ा हुआ था कि अन्य वर्गों को शासन से एक प्रकार से न्याय भी नहीं मिलता था, उनमें भेदभाव की भावना भी फैलती थी। कुछ क्रिमिनल लोग या कुछ क्रिमिनल छवि के लोग उनको प्रमुख स्थान दे देना इसी आधार पर, और इनकी राजनीति का वो एक हिस्सा बने हुए थे। समाजवादी पार्टी ने दिखावे के लिए ये जरूर कहा कि हम इससे अपने आप को अलग करेंगे, लेकिन अंत में उन सबको गले लगा लिया और टिकट दे दी। बसपा को भी कोई परहेज नहीं था। और इससे बड़ा सबूत क्या है कि ये आने वाले दोनों राउंड जो चुनाव के हैं, एक प्रकार से जिस तरह के उम्मीदवारों को बसपा ने चुनाव में टिकट दिया है, वो समाज का ध्रुवीकरण उन्हीं क्रिमिनल्स को लेकर करने में लगे हुए हैं। इस तरह की राजनीति एक सीमा तक सफल हुई, लेकिन कई बार उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया पैदा हो गई। और इस चुनाव में जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं इस तरह की राजनीति के, वो इनको भुगतने को मिलेंगे। एक व्यापक बड़े समाज में इस राजनीति के खिलाफ एक आक्रोश पैदा हो गया है, एक गुस्सा पैदा हो गया है, और वो विद्रोह की मुद्रा में है। और पहले दौर से सातवें दौर तक ये देखने को मिला है कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव ऐसा है जिसमें राजनीतिक विकास से जुड़े हुए
मुद्दे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग पार्टी के समर्थन में खड़ा हुआ है। हमारी नीतियों की वजह से हमारे साथ खड़ा हुआ है और सपा बसपा की ये जो राजनीति थी उसकी वजह से उसके विरोध में भी खड़ा हुआ है। बहुत बड़ा सामाजिक वर्ग था जो इस सत्ता के ढांचे से जिसको बाहर रखा गया था, आज उसका भी ध्रुवीकरण एक प्रकार से हुआ है। और इसके आधार पर मुझे स्मरण नहीं आता कि पिछले कई दशकों में अगर मैं कहूं कि सोशल बेस बीजेपी का इतना एक्सपेंडेड है जो इस चुनाव में हम लोग देख रहे हैं। इसके पीछे दोनों कारण हैं। कमजोर और गरीब वर्ग बड़े पैमाने पर पार्टी के साथ जुड़ा है। मैं ये मानता हूं कि सपा बसपा कांग्रेस इन्होंने जो विमुद्रीकरण का विरोध किया जिस प्रकार से, और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर इनके विरोध को देखते हुए बड़े पैमाने में गरीब वर्ग देश भर में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, कमजोर वर्ग जुड़ा है और उत्तर प्रदेश में निश्चित जुड़ा है। अभी महाराष्ट्र के जो स्थानीय चुनाव संपन्न हुए, परिणाम हम लोगों ने देखे। हालांकि शहरों के चुनाव थे, जिला परिषद के भी थे, लेकिन उसका विश्लेषण करते हुए देखा कि स्लम्स के वो एरिया जो परंपरागत रूप से हम नहीं जीतते थे, हम बड़े पैमाने में इस बार जीते हैं। ओडिशा में जो हमारी ताकत बढ़ी है वो सबसे अधिक ओडिशा के ट्राइबल क्षेत्रों में बढ़ी है। और यही प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी हमें देखने को मिल रही है। हमारा जो परंपरागत वोट था वो हमारे साथ है और एक बड़े पैमाने में हमारी नीतियों की वजह से कमजोर और गरीब मतदाता को भी अब उम्मीद नजर आती है आर्थिक और सामाजिक न्याय की, वो हमारे साथ जुड़ा है। और दूसरा कारण मैंने पहले बताया कि इन दोनों राजनीतिक दलों ने राजनीतिक ढांचे और स्ट्रक्चर से जिन मतदाताओं को अलग रखा, दूर रखा, जिनके खिलाफ भेदभाव किया, वो बड़े पैमाने पर हमारे साथ जुड़ा है। एक और विषय जिसको मैं छूना चाहूंगा कि हर भारतीय के लिए ये गर्व और खुशी का वक्त है कि ऐसा लगता है कि लगभग जो पहले 3 साल मोदी जी की सरकार के पूरे होंगे, तीनों वर्षों में विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की है। विमुद्रीकरण के दौरान कुछ लोगों का ये आकलन था कि अर्थव्यवस्था में धीमापन आ जाएगा, ये धीमापन वर्षों तक चलेगा, रीमोनेटाइजेशन करने में बहुत बड़ा समय लगेगा।
देश की विकास दर बहुत तीव्रता से नीचे गिरेगी और एक प्रकार का भ्रम इस दृष्टि से समाज में फैलाने का प्रयास होता था। मैंने नवंबर दिसंबर के महीने में भी ये कहा था कि जब राजस्व के आंकड़े आते थे, केंद्र के भी और राज्यों के भी, कि पैदावार बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, तो राजस्व के आंकड़ों से पता चल जाता है। बिक्री बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, ये वैट के आंकड़ों से पता चल जाता है। तो जब एक्साइज और वैट कलेक्शंस बढ़ते हैं तो उसमें कोई अंदाजे की गुंजाइश नहीं होती, उसमें कोई आकलन की गुंजाइश नहीं होती। रेवेन्यू फिगर्स तो रियल होते हैं और तरह तरह के बड़ा चढ़ा के उदाहरण देना, उसमें अंदाजा लग जाता है। और इन बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से, कि जब नवंबर दिसंबर के महीने में करेंसी का स्क्वीज भी था, रीमॉनेटाइजेशन हो रहा था, तो उस तिमाही में अक्टूबर नवंबर दिसंबर की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़े 7% से। इससे स्पष्ट हो गया कि जो हमारा उद्देश्य था कि औपचारिक और फॉर्मल अर्थव्यवस्था की विस्तार हो, और जो काले धन पे चलने वाली अर्थव्यवस्था है, वो धीरे धीरे औपचारिक फॉर्मल अर्थव्यवस्था में जिसका इंटीग्रेशन हो, देश उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूरे देश को खुश होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया से लगता है कि उनमें उदासीनता आई है इन आंकड़ों को देख के। मैं ये मानता हूं कि स्वाभाविक है कि ये जो दौर चुनावों का चल रहा है, सभी विधानसभाएं इंपॉर्टेंट है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी है और इसलिए सबसे अधिक प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम का होगा। और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत, जबकि सरकार अपने 2.25 साल पूरे कर चुकी है, तो ये अपने आप में साबित करेगी कि सरकार की नीतियों की और प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, पार्टी का विस्तार जो हो रहा है, वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। और राजनीति के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में प्राथमिकता, प्राइमेसी हासिल की है, उसे एक बार फिर दोबारा से ये रीअफर्म करेगी। मुझे इतना ही कहना था। आपके प्रश्न होंगे तो। जी, सबसे बड़ा सवाल आपने अभी उठाया कि दोनों पार्टियां राजनीति में अपराधियों को प्रवेश करा करके और उनके दम पे चुनाव जीतती है। मैं कहता हूं सभी पार्टियां अपराधियों को आश्रय देती है। ये जनता एक अपराधी को जेल में देखना चाहती है, लेकिन राजनीतिक दल उनको माननीय बनाने में अपना पूरा जोर लगाते हैं। आपकी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है, आखिर इस पे ऐसा कोई कानून क्यों नहीं बनाते जिससे कि अपराधियों का दखल राजनीति से दूर हो, उनकी जगह जेलों में? देखिए, जेल में तो व्यक्ति ट्रायल के बाद जाता है, सजा होने के बाद जाता है, लेकिन आपको ये स्मरण रहे कि वाजपेयी जी की सरकार थी तो हमने ये प्रस्तावना रखी थी, चुनाव आयोग का कहना था कि जिसके खिलाफ चार्ज बन जाए उसको चुनाव न लड़ने दो। इस पे राजनीतिक दलों में आम राय नहीं थी। सरकार की तरफ से हमने औपचारिक प्रस्तावना रखी थी कि जिस किसी के खिलाफ
एक नई श्रेणी हमने बनाई थी सीरियस ऑफेंसेस की, ग्रेव ऑफेंसेस की, जिसमें कोई राजनीतिक आंदोलन का अपराध नहीं आएगा। कोई ट्रेड यूनियन में हिस्सा लेता है तो उसमें कोई कानून का उल्लंघन हो गया, वो नहीं आएगा। लेकिन मर्डर, डेकॉइटी, रेप, इस तरह के कई श्रेणी थी ग्रेव ऑफेंसेस की, जिसके खिलाफ 2 मुकदमों में चार्ज बन जाए उसको चुनाव न लड़ने दो। ये सरकार ने औपचारिक रूप से रखी थी। खेद है कि हमारे अलावा भारतीय जनता पार्टी के किसी दूसरे राजनीतिक दल ने उसको स्वीकार नहीं किया था। अगर वो तैयार हैं तो हम इस प्रस्तावना को आज भी पुनर्जीवित करने को तैयार हैं। जैसे साहब, आपकी पार्टी ने सियाचिन में जो ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, भारतीय सेनाओं का काफी सम्मान किया। अच्छा ये हुआ, भारतीय सेना ने सूत्रों के अनुसार से ये सूचना मिली कि जो 7th पे कमीशन लागू हुआ उसमें कुछ विसंगतियां हैं और तीनों सेनाध्यक्षों ने मिलकर के यह अनुरोध किया कि हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे फील्ड ऑफिसर फील्ड ड्यूटीज का है, वो IAS के जो अधिकारी है उनको जैसे 70,000 मिलता है, और सियाचिन में जो सैन्य कर्मी है उनको ये 30,000 करीब है। इसी तरह वेतन में जो विसंगतियां, मैं आपको उत्तर दे देता हूं। धन्यवाद। जब भी वेतन आयोग आता है तो सरकारें वर्षों वर्ष लगा देती हैं उसको लागू करने में। हमने वेतन आयोग की जो सिफारिश थी वो शीघ्र से शीघ्र, आज तक इतिहास में इतनी शीघ्र नहीं हुई, उसको लागू कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि कर्मचारी को बहुत प्रतीक्षा करनी पड़े। अब उसके बाद वेतन आयोग की सिफारिशों में कुछ एनोमलीज रहती हैं। ये हर बार होता है क्योंकि 20 तरह की सेवाएं हैं। तो उन एनोमलीज को करेक्ट करने के लिए सेना को लेकर उसमें कुछ एनोमलीज थी जो बिल्कुल सरफेस पे थी। जब हमने लागू किया तो वो हमने हाथ के हाथ करेक्ट कर दी थी। कुछ पदों के ऊपर स्केल तय करने में एनोमलीज थी, लेकिन जिस पे बहुत गंभीर विचार करने की आवश्यकता थी वो केवल सेना की नहीं, कई सर्विसेज की होती है। तो हर बार एक एनोमलीज कमेटी बैठ जाती है, जिसको शिकायत होती है वो अपना केस उसके ऊपर रखता है और उन विसंगतियों को वो दूर करने का प्रयास करते हैं। तो वो यार पूरा उत्तर आपको मत डिस्टर्ब करिए, मुझे जवाब दे रहा हूँ। तो वो एक मिनट भैया, इनका व्यवस्था बनाए रखिए। इतना उत्साह में जब भागने वाला नहीं हूँ। इसका मतलब तो वो एनोमलीज कमेटी अपना काम कर रही है, ये सारे विषय वो देखेगी। अब पूछिए आप। सर, कल आपने भाई पहले मैं बोल दिया था सर, कल आपने GDP को लेकर के तमाम जो व्यापारी सम्मेलन की शंकाओं को समाधान किया था, बताया था कि 7% हमारा जो ग्रोथ रेट हुआ है उस पर आज एक अमेरिकन एजेंसी ने सवाल खड़ा कर दिया कि वो जो आंकड़े वो भ्रामक है। तो इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत है। CSO जो है वो सरकार से एक डिस्टेंस बनाकर, आर्म्स लेंथ डिस्टेंस बनाकर काम करता है। उसके प्रोफेशनलिज्म पर कोई प्रश्न उठने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और पहले भी जो CSO अपने डेटास देता रहा है, दुनिया की जितनी एजेंसीज हैं, जिसमें IMF सबसे प्रमुख है क्योंकि डेटा के संबंध में उसका सबसे रोल रहता है, वो उसको स्पष्ट रूप से मान्यता देती है। आपने सर ये कहा कि संसद में आपने प्रस्ताव रखा था पार्टियों के सामने में, जो अपराधी हैं, जो सीरियस ऑफेंडर हैं, उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। तो आपने कहा कि पार्टियां इसके लिए तैयार नहीं हुई, सिवाय BJP। तो क्या आपने अपने पार्टी में इसका कुछ इस चुनाव में कुछ पालन किया है? देखिए, हम लोग पालन करते हैं और जहां तक संभव होता है इस प्रकार की छवि या जिनके खिलाफ इस प्रकार का मुकदमा है, जिसको हम गंभीर मानते हैं, ये दोनों का मिल बनाकर हम प्रयास करते हैं कि कम से कम जितने साफ सुथरे उम्मीदवार हम दे सकते हैं हम दें। कांग्रेस का ये आरोप है कि ये भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है, दूसरी तरफ 4 बार अगर ATM
ज्यादा आप निकालते हैं। आप देखिए, ये निजी सिलेंडर का गैस जो बिना सब्सिडी पैसा बढ़ा दिया गया, और भी आप डिजिटल पेमेंट करते हैं जो सरचार्ज लग रहे हैं, तो उसको आप एक बात आप प्रश्न समझ लीजिए, जिसको सब्सिडाइज्ड मिलता है और 12 तक सब्सिडाइज्ड मिलता है, जो 12 से ऊपर इस्तेमाल करता है वो गरीब आदमी नहीं होता। सब्सिडी गरीब के लिए होती है, अमीर के लिए नहीं होती। और किसी प्रकार की भी जो सब्सिडी की ताकत है सरकार के पास, क्योंकि सरकार का साधन रखता है, वो गरीब के इस्तेमाल के लिए होता है, और इसलिए अमीर के लिए आप आंसू बहाने का कोशिश मत कीजिए। अब मैं एक एक करके पूछता हूं। हाथ खड़ा कर दीजिए। आपको क्या आप लगता है सुनिए। कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी की संबंधी सीट भी है, उसके लिए मैंडेट होगा कि नहीं? देखिए, हम बनारस की सीटें पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हम ये सीटें जीतने वाले हैं। देखिए, ऐसा है, हर चुनाव रेफरेंडम होता है और कोई चुनाव रेफरेंडम नहीं होता। ये केवल मीडिया हेडलाइंस के लिए होते हैं, हमारे आकलन इस हिसाब से नहीं होते। यस मैडम। देखिए, आप एक व्यवस्था के साथ सवाल पूछिए, बैठिए। मैं एक मिनट कंडक्ट कर रहा हूं, मैं जिसको इशारा करूंगा सबके उत्तर होंगे, और इसको मतलब पब्लिक मीटिंग मत बनाइए। आप बैठ जाइए मैडम। यस, विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि 2015-16 की जो आखिरी तिमाही है उसमें जीडीपी ग्रोथ बढ़ाई गई, इसीलिए 16-17 में जो है वो 7% दिखाई दी। देखिए मैडम, ये बेस इफेक्ट क्या था, ये सारे इकोनॉमिस्ट के आंकड़े हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की राजनीति भी विफल हो चुकी है, कांग्रेस की अर्थव्यवस्था की कल्पना भी विफल हो चुकी है। ये जो उनको सपना था कि देश की अर्थव्यवस्था 2% गिरेगी, जिसकी उम्मीद लगाए कांग्रेस बैठी थी, वो विफल हो चुका है। ऐसा है कि आज की तारीख में राष्ट्रवाद के आसपास जो बहस दिल्ली विश्वविद्यालय से शुरू हुई है, वो ऐसा लग रहा है कि चुनाव एक नैरेटिव का रूप ले चुकी है। आप सक्रिय छात्र नेता भी रहे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट भी रहे, क्या जानबूझकर ये किया जा रहा है? क्योंकि सुरेश रिजिजू जो कि एमओएस होम मिनिस्ट्री में, उन्होंने भी ट्वीट किया है और जवानों की बात की है, तो ऐसा लगता है कि आप राष्ट्रवाद के आसपास चुनाव चाहते हैं। ऐसा है, ये बहस हम लोगों ने शुरू नहीं की है, ये स्पष्ट रहे। दिल्ली का चुनाव था तो एक विषय उठ गया कि कुछ चर्चिस के ऊपर आक्रमण हो रहा है, वो झूठ पाया गया। बिहार का चुनाव आया तो अवार्ड वापसी शुरू हो गया, उसके बाद वो समाप्त हो गया। तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कुछ लोग पीछे कैसे रह जाते हैं। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, अगर राष्ट्रवाद पे विवाद होगा तो निश्चित रूप से उस बहस में हम लोग हिस्सा लेंगे, और इसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की इस देश के प्रति और लगाव के प्रति जो मूल विचारधारा है, उसमें कोई देश को तोड़ने की बात करता है तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी का जो रवैया है, हम लोग उसको आगे रखेंगे। और उसमें नेशनलिज्म इज अ गुड वर्ड, ये तो केवल इस देश में है कि राष्ट्रवाद बुरा शब्द है, ये विवाद खड़ा करने की ये एक प्रयास किया जा रहा है। I just come back to you. नमामि गंगे की क्या स्थिति है और बनारस शहर में आप क्या कहेंगे मोदी जी के मेन अचीवमेंट? देखिए, नमामि गंगे का कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पर सरकार की योजना के अनुसार शुरू हो चुका है। घाट बनना, क्लीनिंग होना, ये सरल काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। और इसमें पहले जो प्रयास हुए, बहुत उसका असर नहीं हुआ। आज इस शहर में साधन लाना, उस एक ऐतिहासिक शहर को सुधारने का प्रयास करना, और बहुत आंकड़े हैं, मतलब उसमें अमाउंट्स है कितने आ रहे हैं,
इतने अनप्रेसिडेंटेड प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले कभी नहीं आए थे, और आज बड़े पैमाने पर इस शहर में सुधार की दिशा में लेकर जाना, वो तो सबकी आंखों के सामने स्पष्ट है। यस पूर्णिमा। We were traveling after demonetization. There was concern in the trader community here, and some income tax notices. I've been talking to the traders here. I believe you had a good meeting with the traders yesterday. Could you tell us something about it? You see, let me be very clear. For the state to collect taxes which are due is the most proper thing to do. And therefore, one of the objects behind the demonetization exercise was that the shadow of the parallel economy in India must come to an end. India cannot and should not remain a tax non-compliant society. People must pay their taxes, the base must increase. And once the base increases, obviously the rates also become more reasonable. This year in the budget speech I had said that the taxpayer not only pays his own tax, but he also pays the share of the non-compliant taxpayer. So obviously one of the proper fiscal policies is that the base must expand. And this is the first time in the budget that we've started taking steps in order to ensure that not only the base increases, but the quantum of taxation also goes down. So we've done both the things simultaneously. And in relation, and in relation to tax administration, I've explained to them, and there is a huge enthusiasm amongst the trading community, that both through the GST and for the direct taxes, we are trying to create a system where the physical contact between the assessee and the assessing officer comes to an end, and we use the technology for it. That is the best guarantee against corruption and against any form of harassment. सर, मेरा एक सवाल है। 1 मार्च से ये हुआ है, बैंकिंग सेक्टर ने तय किया है कि अगर 3 बार से ज्यादा एटीएम में ट्रांजैक्शन होगी तो 50 रुपए होगा। मैंने पढ़ा है, ये कुछ प्राइवेट बैंक्स का ट्रांजैक्शन है, मैं जाकर पता करूंगा डिटेल्स क्या है इसकी। ये प्राइवेट बैंक्स का है, सरकारी का नहीं है। वैसे भी 4 बार उन्होंने आपको फ्री दिया है, पर मैं जानकारी उसकी प्राप्त करूंगा। खत्म हो गया है और बीजेपी कहती थी कि 300 सीटें से ज्यादा लाएगी। अब क्या लग रहा है कि अब कितनी सीटें लाएगी? देखिए, हम सारी की सारी सीटें जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ये समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त जो ताकत है, हम उत्तर प्रदेश में एक भी ऐसी सीट नहीं है जो सिर्फ हारने के लिए लड़ रहे हो। सर, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री के चेहरे पर दिल्ली ने कहा कि नारियल जूस और नारियल पानी को लेकर के बात की। कांग्रेस प्रवक्ता ने एक सीडी जारी किया है जिसमें ये कहा है कि राहुल गांधी ने ये कहा ही नहीं था, पाइनएप्पल जूस की बात की थी, नारियल जूस की बात ही नहीं की। नहीं तो उस पर क्या टर्न करते हैं? मोदी जी कह रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मोदी जी कांग्रेस कह रही है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। चलिए, मैंने सुन लिया उनका बयान। एक बात मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। आपने भी कहा कि बोले सिंह साहब जो मोदी सरकार ने दी है, लेकिन सदन से लेकर सड़क तक विरोधी किस कदर विरोध कर रहे हैं, आपकी सदन भी नहीं चल पा रही है, तो आप किस रूप में देखेंगे? भाजपा की एक सफलता मानेंगे या विफलता मानेंगे? किस चीज को? जो सदन की कार्रवाई नहीं चलती है, चाहे वो आपका कोई बिल लाना हो या बिजली की बात हो या बजट हो, जो राज्यसभा में बवाल हो रहा है उसको लेकर और ये इस तरह की चीजें ये पिछला सत्र तो ठीक चला। इसके पिछले वाला सत्र देखा गया कि पूरा सत्र चला। और देखिए, मैं इसलिए ये कहना चाहूंगा कि बिना कारण के सत्र को रोकना, इसके पीछे विपक्ष को भी लाभ नहीं मिलता, और इसलिए कभी कभी रोक देते हैं और फिर उनको लगता है कि रोकने में लाभ नहीं है, तो इसके बाद पिछला वाला चला। हम लोग तो चाहेंगे कि सत्र चले। कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों ने काफी प्रयास किया है। पॉस मशीन को लेकर बैंकों की मनमानी चल रही है। कुछ बैंक मंथली चार्जेस ले रहे हैं, कुछ
नहीं ले रहे हैं। देखिए, और कुछ ये इसकी वजह से जिस रफ्तार से लोगों को पॉस मशीन लेनी चाहिए, आवेदन करना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। ऐसा है कि पॉस मशीन्स को लेकर आप समझ लीजिए कि इसकी उपलब्धि देश में कम है और बाहर से लानी पड़ती है, और एक बहुत बड़ा स्टॉक है जो देश के हर मर्चेंट के पास पहुंचे। इसलिए बैंक प्रयास करते हैं, और हम लोगों ने पॉस मशीन का दाम कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उसमें ड्यूटीज को कम किया है। ये सरकार की जहां तक अधिकार क्षेत्र में आता था, सरकार ने सारी ड्यूटीज पॉस मशीन पे समाप्त कर दी ताकि उसका दाम सस्ता हो जाए। उसके बाद रिजर्व बैंक उस सर्विस का चार्ज कितना हो सकता है, क्योंकि हर सर्विस का अलग चार्ज होगा, डेबिट कार्ड का अलग होगा, अन्य तरह की सुविधाओं के होंगे। क्रेडिट कार्ड में तो थोड़ा समय का उधार भी होता है तो ब्याज भी लगता है, तो इसलिए वो रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र में आता है। सरकार का आग्रह उनसे यही है कि जितने मिनिमल चार्जेस आवश्यक हो उस सेवा के लिए, उस मिनिमल चार्ज को रखा जाए, क्योंकि डिजिटाइजेशन में वो लाभ होगा। और सरकार हमेशा ये कोशिश करती है कि पॉस मशीन जैसी टेक्नोलॉजी जितनी सस्ती हो पाए। अब दुनिया के बाजार में उसका दाम कितना है, यहाँ लाने की कीमत कितनी है, उसके बाद उसकी जितनी ड्यूटीज है हम लोगों ने समाप्त कर दी। बैंक उसको थोड़ा सब्सिडाइज भी करवाएंगे। बोलिए राजेश जी, बोलिए राजेश जी, बोलिए। अपनी बात खत्म करते हुए आप बोले कि सरकार मोदी सरकार की 3 साल के कामों का जो है वो मिल जाएगा इस चुनाव के रिजल्ट में, लेकिन हम लोग पूछना तो आप मान रहे हैं कि ये रेफरेंडम नहीं होगा। ऐसा देखिए, रेफरेंडम की जो परिभाषा होती है ना, वो अक्सर एक इश्यू पे होता है। राजनीतिक चुनाव कई विषयों पे होते हैं। नेतृत्व पे होता है, सरकार की परफॉर्मेंस पे होता है, कंस्टिट्यूएंसी पे होता है, समीकरणों पे होता है, उसमें कई फैक्टर होते हैं। रेफरेंडम तो होता है कि जब आप एक प्रश्न लोगों के सामने रखते हैं, हाँ या ना जवाब मांगते हैं, उसकी इसलिए उसकी परिभाषा अलग होती है। इकोनॉमी आप बोल रहे हैं कि तेजी से बढ़ रहा है, मगर बैंक के एफपीएस जो है वो भी उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, तो ये यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो एकदम गिरावट के मतलब वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि कांग्रेस के राज के दौरान जो उधार दिए गए थे और जिन लोगों को दिए गए थे, समय के साथ साथ ब्याज भी बढ़ता है। उसका आज की इकोनॉमी से ताल्लुक बहुत सीमित है, लेकिन पुराने लोन्स अगर रीपे नहीं होंगे तो ब्याज बढ़ेगा, जिससे एनपीए स्वाभाविक बढ़ेंगे। संपत्तियों के विरुद्ध सरकार कब से अभियान चलाएगी? देखिए, ऑलरेडी जो बेनामी एक्ट है वो नोटिफाई हो चुका है। जो बेनामी प्रॉपर्टीज विभाग के नजर में आई हैं उनके खिलाफ कार्रवाई आरंभ हो चुकी है। बैंक की हड़ताल में इस तरह से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, क्या वो सही है? प्रदेश के एक मंत्री को उत्तर प्रदेश की पुलिस ढूंढ रही है और ढूंढ नहीं पा रही है। ये अखिलेश सरकार, देखिए, एक बात जिसमें कोई विवाद नहीं रह गई कि समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो क्रिमिनलाइजेशन के साथ उसने अपना आइडेंटिफिकेशन पूरे रूप से कर लिया। बैंक की हड़ताल के बारे में क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। आप सभी पत्रकार मित्रों का बहुत आभार, धन्यवाद। फिर अगली यात्रा में हम लोग अरुण जी से बातें होंगे। अगर बहुमत मिलती है तो आज सरकार कैसी होगी? और एक तो अगर नहीं है, बहुमत मिल रहा है, सरकार अच्छी होगी। चुनाव में किस तरह का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? खाना वाना सब रख लिया साथ में? मुझे वो कागज पढ़ने भी है, यहाँ पढ़ने का